हमारे चैनल बॉलीवुड मूवी इनसाइड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं नए वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए। दोस्तों नमस्कार, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ एक तेलुगु हॉरर थ्रिलर मूवी जिसका नाम है तंत्र। इस मूवी को डायरेक्ट किया है श्रीनिवास गोपी शेट्टी ने और इसकी करंट टाइम डीवी रेटिंग है 5/10। दोस्तों इस मूवी की कहानी काफी बेहतरीन है और थोड़ी हटके है और मुझे पूरा यकीन है कि आपको स्टोरी जरूर पसंद आएगी। मूवी की शुरुआत रात के समय को दिखाते हुए होती है। हम एक आदमी को देखते हैं जो जंगल में जा रहा होता है, तभी उसके सिर पर खून टपकता है और एकाएक उसके हाथ में एक काला मुर्गा आके गिरता है। जब वो आदमी सर उठाकर ऊपर देखता है तो देखता है पेड़ पर एक औरत बैठी होती है जिसके मुंह में खून लगा होता है। वो औरत एक और मुर्गे को उठाती है और उसका खून चूसना शुरू करती है। वो आदमी डर जाता है और एकाएक वो औरत पेड़ से नीचे लटकती है और उसका चेहरा आदमी के सामने होता है। आदमी डर जाता है और चीखता है और इसी के साथ अब सीन शिफ्ट हो जाता है। अब हम रेखा नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अपने बाथरूम का दरवाजा खोलती है तो देखती है उसके बाथरूम में एक औरत बैठी होती है। तभी उसकी दादी आती है, लेकिन उसकी दादी को वो औरत नहीं दिखाई देती। इसका मतलब वो औरत एक आत्मा होती है जिसको रेखा ने देखा था। और वहीं हम देखते हैं जब रेखा की दादी उसके फादर कुमार से बातें करती हैं तो उसका फादर रेखा को लेकर नाराज होता है। वो बोलता है कि उसके पैदा होते ही मेरी वाइफ गुजर गई, इसलिए मैं उसका चेहरा भी नहीं देखना चाहता। ये बोलकर कुमार वहाँ से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रेखा अपने दो दोस्तों वासु और सैलू के साथ कॉलेज जा रही होती है तो रास्ते में उन्हें तेजू मिलता है। तेजू और रेखा एक दूसरे को पसंद करते हैं। अब हम देखते हैं वो चारों कॉलेज की तरफ बढ़ते हैं। तभी रेखा की नजर एक पेड़ पर पड़ती है जहाँ एक औरत अपने गले में फांसी का फंदा डालकर लटक जाती है। लेकिन सबसे आश्चर्य की बात होती है कि वो लड़की सिर्फ रेखा को दिखती है और किसी को नहीं। इसका मतलब रेखा ने दोबारा किसी की आत्मा को देखा था। वही बासु बताता है कि बहुत साल पहले गांव के लोग बताते हैं यहाँ पर एक औरत ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं वासु तेजू के घर होता है और तेजू एक किताब पढ़ रहा होता है जहाँ किसी द्वीप के बारे में लिखा होता है और वहाँ के लोगों के बारे में उसमें लिखा होता है कि वहाँ के लोग किसी पेड़ को काटने के लिए कुल्हाड़ी का इस्तेमाल नहीं करते, पेड़ के चारों तरफ घूमते हैं और गालियां देते हैं और बाद में पेड़ अपने आप सूख जाता है। तो यहीं पर हम तेजू के मामा को देखते हैं जो बताते हैं उस पेड़ को किसने गिराया होगा। निगेटिव एनर्जी ने। हमारे आसपास निगेटिव और पॉजिटिव दोनों एनर्जी होती है, लेकिन ये हमारी सोच पर डिपेंड करता है। और साथ ही वो बताते हैं कि इस दुनिया में तंत्र पूजा भी होती है जिसके द्वारा लोग अच्छे और बुरे काम करते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं रात में जब रेखा सो रही होती है तभी उसको एक आत्मा दिखती है। उसके बाद हम देखते हैं रेखा अपने बिस्तर से उठती है और अपने घर से बाहर जाने लगती है तो उसकी दादी उसके फादर को बोलती है कि वो उसके पीछे जाए। तो रेखा का फादर बोलता है ये उसका रोज का काम है, उसे रोज नींद में चलने की बीमारी है और मैं उसके पीछे अब नहीं जाने वाला। और इधर हम रेखा को देखते हैं जो चलते हुए गाँव के बाहर आ जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं दूसरे दिन सुबह रेखा गाँव के एक मौलवी से मिलने जाती है जहाँ रेखा मौलवी साहब से बताती है कि उससे रात में सपने आते हैं और वो डर जाती है। तो मौलवी साहब बोलते हैं वो अभी एक सप्ताह के लिए कहीं बाहर जा रहे हैं, जब वो आएंगे तो उसे एक ताबीज देंगे। जब वो ताबीज रेखा अपने हाथों में बांध लेगी तो उसके बाद उसे बुरे सपने नहीं आएंगे। अब दोबारा रात हो जाती है और हम देखते हैं जब रेखा गहरी नींद में सो रही होती है तभी किसी की डरावनी आवाज आती है और वो रेखा से बोलता है मुझे तुम्हारा खून चाहिए। और अब हम देखते हैं रेखा अपने बिस्तर से उठती है, एक चाकू उठाती है, अपने पैरों पर कट मारती है और एक गिलास में खून भरकर अपने कमरे में एक कोने रखकर सो जाती है। और हम देखते हैं जब अगली सुबह रेखा सोकर उठती है तो गिलास खाली हो चुका था। इसका मतलब वो खून किसी ने पी लिया, लेकिन वो खून किसने पिया इसके बारे में हम मूवी में आगे देखेंगे। अब हम देखते हैं अगले दिन तेजू अपने मामा से बैठकर बातें कर रहा होता है तो उसका मामा बताता है कि जू में काम करने वाले लोग जानवरों की
कुछ अजीब चीजें इकट्ठा करते हैं और उन्हें खरीदने वालों की भीड़ लगी होती है। तो तेजू पूछता है क्या? वो बताता है तांत्रिक पूजा करने वाले लोग शेर का यूरिन, सुअर के बाल और अजीब अजीब चीजें डिमांड करते हैं। वही तेजू पूछता है कि क्या आपने अपनी लाइफ में कभी काला जादू या तंत्र पूजा किया है? तो उसके मामा बोलते हैं हाँ, बहुत साल पहले की बात है, जब मैं कम उम्र का था तब मैंने ऐसा किया था, लेकिन एक लड़की ने मुझे कसम दे दी कि दोबारा मैं जिंदगी में तंत्र पूजा नहीं करूंगा। अब सीन शिफ्ट होकर पास्ट में चला जाता है, जहां हम देखते हैं कि जब उसके मामा छोटे थे तो उनकी माँ उन्हें छोड़कर चली गई और बताते हैं कि जब वो भूखे प्यासे बैठे थे तो एक लड़की उनके पास आई जिसने उन्हें खाना दिया और धीरे धीरे उन दोनों में दोस्ती बढ़ गई। और साथ ही वो ये भी बताते हैं कि उस समय उन्हें तंत्र विद्या सीखने का जुनून सवार हो गया था। तो तेजू अपने मामा शंकर से पूछता है कि सबसे पहली साधना आपने क्या किया था? तो बताते हैं सबसे पहले उन्होंने 100 साधना किया था। अब सीन पास्ट में चला जाता है, हम देखते हैं एक सुनसान जगह पर वो एक लाश के साथ 100 साधना कर रहे होते हैं, लेकिन बीच में ही लाश आंखें खोल देती है जिससे डरकर वो बेहोश हो जाते हैं और उनकी साधना पूरी नहीं हो पाती। दोस्तों ये सीन बहुत ही डरावना होता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं तेजू, रेखा और वासु तीनों मिलकर सैलू का कॉलेज जाने के लिए इंतजार करते हैं। जैसे ही सैलू आती है तो रेखा देखती है सैलू के पीछे एक आत्मा उसके साथ साथ चल रही होती है। जब सैलू रेखा के सामने खड़ी होती है, उस औरत की आत्मा अभी भी सैलू के पीछे ही थी। यह देखकर रेखा डर जाती है, लेकिन इन सब बातों से ये तो पता चलता है कि रेखा आत्माओं को देख सकती थी। अब हम देखते हैं कॉलेज खत्म होने के बाद रेखा तेजू को बताती है कि आज उसने सैलू के व्यवहार में कुछ अजीब चीजें देखी। तो आज शाम वो गांव के मौलवी जी से मिली, तो मौलवी जी ने उसे एक पाउडर दिया और बोला तुम सैलू के पास जाना और उसको बोलना कि वो पाउडर पर फूके। अगर पाउडर लाल हो जाता है तो सैलू के ऊपर किसी बुरी आत्मा का साया है। और मैंने सेम टेस्ट किया और बाद में देखा कि वो पाउडर लाल हो चुका था। अब तेजू और रेखा सैलू के घर जाते हैं और उसके घर वालों को बताते हैं कि सैलू के ऊपर किसी तांत्रिक ने पाताल कुट्टी नाम का एक तंत्र किया है और जिसकी वजह से अब सैलू धीरे धीरे बीमार होने लगेगी और फिर वो रात में शमशान जाएगी और एक दिन वो तांत्रिक साधना करके सैलू को अपने बस में कर लेगा और सैलू मारी जाएगी। लेकिन बाबा ने एक उपाय बताया है, जब वो तांत्रिक सैलू के साथ वो तंत्र विद्या कर रहा हो और उसी दौरान हम उसका सिर काट दें तो सैलू बच सकती है। लेकिन हम देखते हैं सैलू के बड़े भाई को उनकी बातों पर विश्वास नहीं होता। वो बोलता है ये सब चीजें बकवास होती हैं। लेकिन रात में जब वो देखते हैं कि सैलू सचमुच घर से अकेली निकलती है और शमशान की तरफ जाती है, वो सब उसका पीछा भी करते हैं, तब उन्हें यकीन हो जाता है कि जो बातें तेजू और रेखा ने बोली थी वो सच है। अब अगले दिन हम देखते हैं तेजू अपने मामा शंकर को सारी बातें बताता है उस तंत्र विद्या के बारे में और साथ ही मौलवी साहब ने जो उपाय बताया था वो भी बताता है। तो उसके मामा शंकर बोलते हैं ये सही है, इससे पहले भी इस तंत्र से बचने के लिए ऐसे उपाय किए गए हैं। और साथ ही शंकर तेजी को एक भस्म देता है और बताता है जब तुम लोग शमशान की तरफ जाना तो अपने माथे पर एक भस्म लगा लेना। और शंकर तेजू को एक तुलसी का जल देता है, बोलता है जब सारी चीजें खत्म हो जाएं तो ये जल उस आग में डाल देना जिससे तंत्र विद्या पूरी तरह से नष्ट हो जाएगी। अब हम देखते हैं अगली रात वो लोग वही तरीका अपनाते हैं जो उन्हें मौलवी साहब ने बताया था और उस तांत्रिक को मारकर सैलू की जान बचा लेते हैं। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं एक साधु गांव से गुजर रहा होता है, तभी एकाएक वो रेखा के घर के सामने आकर रुक जाता है और रेखा की दादी से बोलता है इस घर में एक खून पीने वाली लड़की रहती है और तुम्हारी पोती कहाँ है? तो रेखा की दादी बोलती है अभी तो कॉलेज गई है। वो साधु बोलते हैं कि उसकी जान खतरे में है और ऐसा बोलकर वो साधु वहाँ से चले जाते हैं। और वही दूसरी तरफ हमें बिगती नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जो सुनसान रास्ते से चलता हुआ उस गांव की तरफ आ रहा होता है। जब वो गांव में पहुंचता है तो राजेश्वरी नाम की एक औरत के बारे में पूछता है तो एक आदमी बताता है बहुत साल पहले
राजेश्वरी नाम की एक औरत इस गांव में रहा करती थी, लेकिन किसी ने तंत्र पूजा करके उसे मार दिया। और वही विगति ये भी बताता है कि वो 18 साल पहले इसी गांव में रहा करता था, लेकिन वो देश भ्रमण के लिए गया हुआ था और अब जाकर इस गांव में वापस आया है। और साथ ही विगति को ये भी पता चलता है कि राजेश्वरी ने मरने से पहले एक लड़की को जन्म दिया था जिसका नाम रेखा है, और रेखा अभी भी इसी गांव में रहती है। अब हम देखते हैं विगति कॉलेज के रास्ते में बैठा होता है और तंत्र करके एक नींबू रास्ते में रख देता है। जैसे ही रेखा अपने दोस्तों के साथ वहां से गुजरती है, वो नींबू अपने आप लुढ़कता हुआ रेखा के पैर के नीचे आ जाता है और इस तरह विगति रेखा को पहचान लेता है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं विगति रात में कुछ तंत्र पूजा करता है और एक आत्मा आती है और रेखा के बालों को पकड़कर खींचती है, उससे बोलती है वो तुझे बुला रहा है। लेकिन तभी रेखा के हाथ में भगवान जी का फोटो आ जाता है और वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तो अगले दिन सुबह रेखा उस मौलवी जी से मिलती है। मौलवी जी कुछ तंत्र करते हैं और हम देखते हैं मौलवी जी के द्वारा किए गए तंत्र से विकटी बड़ा डिस्टर्ब हो जाता है। अगली रात जब मौलवी जी गांव के सुनसान रास्ते से जा रहे होते हैं, तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। तभी मौलवी को सामने एक औरत खड़ी दिखती है जो अपने हाथों से अपना चेहरा ढक कर रखी थी। जब मौलवी उसके सामने जाता है, जैसे ही औरत अपने चेहरे से हाथ को हटाती है, वो मौलवी देखकर डर जाता है क्योंकि कोई औरत नहीं, एक आत्मा थी। फिर वो आत्मा मौलवी को वही मार देती है। इस सीन को देखकर ऐसा लग रहा था कि उस आत्मा को उसी तांत्रिक ने भेजा था मौलवी को मारने के लिए। अब अगले दिन जब रेखा को मौलवी साहब के मरने की बात पता चलती है, तो रेखा सारी बातें जाकर तेजू को बताती है और तेजू डर जाता है। तो तेजू रेखा की जान बचाने के लिए अपने मामा शंकर से मदद मांगता है। तो उसके मामा बताते हैं कि पास के गांव में एक बड़े पुजारी है, वही पूजा करके विकटी के तंत्र को काट सकते हैं। अब तेजू पंडित जी से मिलता है और उनसे रेखा के बारे में बताता है। तो पंडित जी रेखा के नाम पर एक पूजा शुरू करते हैं और साथ ही हम देखते हैं दूसरी तरफ अब तांत्रिक भी रेखा के लिए एक तंत्र पूजा शुरू कर चुका था। वो एक गुड़िया बनाता है और गुड़िया पर अपने मंत्र का उच्चारण करता है। हम देखते हैं वो जैसे जैसे गुड़िया के हाथ पर सुई चुभोता है, उतना ही दर्द रेखा को उसके हाथों में महसूस होता है। लेकिन पंडित जी अपनी पूजा के बल पर अभी तो तांत्रिक को रोकने में सफल होते हैं। अब तेजू दोबारा गांव वापस आता है और रेखा से मिलता है, लेकिन तेजू के दिमाग में रेखा के लिए आप कुछ सवाल थे। और दोस्तों अब यहाँ इस मूवी के सबसे बड़े राज का खुलासा होता है। तो तेजू रेखा से पूछता है कि तुमने मुझसे झूठ क्यों बोला। तो रेखा बोलती है क्या झूठ। वो बताता है कि मैं मौलवी साहब से मिला था और मैंने उनको बोला कि आपकी वजह से आज सैलू जिंदा है। तो मौलवी साहब ने बताया कि उन्होंने सैलू के बारे में ऐसा कोई उपाय बताया ही नहीं था। और तेजू बोलता है फिर मैं विगति से मिला था और मैंने उससे पूछा कि आखिर उसने मौलवी साहब को क्यों मारा। तो विगति ने बताया वो किसी मौलवी को नहीं जानता और उसने किसी मौलवी की जान भी नहीं ली। तो अगर मौलवी साहब को विगति ने नहीं मारा तो आखिर उनकी जान ली किसने। और वही तेजू बताता है कि आज मैं दूसरे गांव पंडित जी से मिलने गया था और उन्होंने तुम्हारे लिए पूजा की, लेकिन उन्होंने बताया अभी जो तुम ठीक हो या समस्या का जो समाधान हुआ है उनकी पूजा से नहीं, किसी ने इस तांत्रिक के तंत्र को काटने के लिए तुम्हारे लिए शुद्र पूजा की है। तो तेजू बोलता है कि मैंने पता करने की कोशिश की कि आखिर इस गांव में शुद्र पूजा कौन कर रहा है, इसलिए मैं रात के समय शमशान के आसपास घूम रहा था तो मैंने देखा। और अब दोस्तों सीन पास्ट में चला जाता है। हम देखते हैं तेजू दूर से एक औरत को शुद्र पूजा करते हुए देखता है, लेकिन जब वो पास जाता है तो देखकर शौक रह जाता है। वो शुद्र पूजा कोई और नहीं रेखा खुद कर रही थी। तो रेखा तेजू को बोलती है मैं तुम्हारे सारे सवालों के जवाब दूंगी, लेकिन मेरी कहानी जानने से पहले तुम्हें मेरी माँ की कहानी जाननी होगी, क्योंकि ये कहानी मेरी माँ से जुड़ी हुई है। अब सीन पास्ट में चला जाता है और हम देखते हैं रेखा की माँ का नाम राजेश्वरी देवी है, जो इसी गांव में रहा करती थी। वो भगवान की पुजारन थी और इस वजह से उन्हें इतनी शक्तियाँ मिली थी कि वो लोगों की
छोटी मोटी समस्याओं का समाधान करती थी। लेकिन बाद में राजेश्वरी की शादी गांव के ही एक लड़के कुमार से हो जाती है, लेकिन कुमार राजेश्वरी के योग्य नहीं था, तो इसलिए उनका शादीशुदा जीवन अच्छा नहीं चलता। वहीं हम देखते हैं कुमार को शराब पीने की और जुआ खेलने की बुरी आदतें भी होती हैं, लेकिन एक दिन सबसे बुरा तब होता है जब राजेश्वरी पर विकटी की नजर पड़ती है। तो विकटी धीरे धीरे कुमार से दोस्ती करता है। अब कुमार विकटी को बताता है कि वो कभी पिता नहीं बन सकता और यही वजह है वो अपनी पत्नी से दूर रहता है। तो विकटी कुमार को बोलता है, अगर लंबे समय तक तुम पिता नहीं बने तो गांव के लोग तुम पर हंसेंगे। तो कुमार बोलता है, अगर कुछ उपाय करके मैं राजेश्वरी को मार दूं तो पिता बनने की बात यही समाप्त हो जाएगी। तो विकटी उसे समझाता है कि अगर तुम मारोगे तो फंस जाओगे, इसलिए मैं शूद्र पूजा करके उसे मार दूंगा। इस तरह से गांव में किसी को तुम पर शक भी नहीं होगा। तो विकटी बोलता है, मुझे तुम्हारी वाइफ के बाल और नाखून चाहिए ताकि मैं उस पर तंत्र पूजा करके अपने बस में कर सकूं। अब हम देखते हैं विकटी रात के समय शमशान में तंत्र पूजा करता है और अपनी तंत्र की शक्तियों से राजेश्वरी को वहां बुला लेता है। अब सीन प्रेजेंट टाइम में आ जाता है और रेखा तेजू को बताती है, विकटी ने मेरी माँ के ऊपर वज्रौली तंत्र पूजा की थी। लेकिन रेखा अपनी कहानी आगे बता पाती तभी रेखा की दादी आती हैं और उसको बोलती हैं उसके पिता आने वाले हैं। तो अब तेजू वहां से चला जाता है। अब घर जाकर तेजू अपने मामा शंकर से वज्रौली रीति के बारे में पूछता है। तो उसके मामा उसको बताते हैं कि अगर किसी तांत्रिक ने यह विधि पूरा कर ली तो उसकी आयु लंबी हो जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं रेखा तेजू को बताती है कि इस तंत्र विद्या का आखिरी चरण होता है उस साधक उस औरत के साथ शारीरिक संबंध बनाता है। लेकिन जब विकटी मेरी माँ के साथ ऐसा कर रहा था तो बीच में ही उस तंत्र विद्या का कुछ बुरा असर हुआ और जिसकी वजह से विकटी अपनी मानसिक संतुलन खोने लगा और वो गांव छोड़कर चला गया। लेकिन उसके जाने के बाद भी बुरी शक्तियां मेरी माँ को परेशान कर रही थीं। लेकिन कुछ दिन बाद मेरी माँ को पता चला कि अब वो प्रेग्नेंट है और जो बच्चा उनके पेट में है वो विकटी का था, क्योंकि कुमार कभी पिता नहीं बन सकता था। और रेखा बताती है कि मेरे जन्म के बाद मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी, लेकिन मेरा जन्म तांत्रिक शक्तियों की वजह से हुआ है, इसलिए मुझे ऐसी शक्तियाँ मिली हुई हैं कि मैं आत्माओं को देख सकती हूँ और उनसे बात भी कर सकती हूँ। लेकिन ये बातें मैंने आज तक गांव में किसी को नहीं बताई, यहाँ तक कि मैंने तुम्हें भी नहीं बताई, क्योंकि कोई मेरी बात पर विश्वास नहीं करेगा और लोगों को लगेगा कि मैं गलत हूँ और लोग मुझे गांव से बाहर निकाल देंगे। वो बताती है कि सैलू के पीछे मैंने उस आत्मा को देख लिया था और सैलू को बचाने के लिए मैंने तुम लोगों से झूठ बोला। और वहीं वो मौलवी के बारे में बताती है कि मौलवी बहुत ही गंदा आदमी था, वो औरतों को अपने घर में ले जाता था और उनके साथ गलत करता था, इसीलिए मैंने मौलवी को मार दिया। अब रेखा तेजू को बताती है पूर्णिमा की रात उसकी शक्तियाँ कमजोर पड़ जाती हैं और जिसके लिए उसे खून पीना पड़ता है। तो हमने मूवी की शुरुआत में एक लड़की को रात के समय एक काले मुर्गे का खून पीते हुए देखा था। वो लड़की कोई और नहीं रेखा ही थी। और साथ ही रेखा तेजू को बताती है कि एक रात की बात है जब मैं सुनसान इलाके में खून पी रही थी, तभी तुम्हारी माँ ने मुझे देख लिया और डर कर भागने लगी और ट्रक से उनका एक्सीडेंट हुआ और वो मारी गई। लेकिन इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। लेकिन ये बात सुनकर तेजू दुखी हो जाता है। अब तेजू रेखा से नाराज होकर वहां से चला जाता है। अब सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं विकटी गांव के एक लड़के को अपने जादू से जान से मार देता है, लेकिन उस लड़के की मौत का इल्जाम रेखा पर लगा देता है। तो गाँव वाले विकटी की बातों में आकर रेखा को विकटी के हवाले कर देते हैं। विकटी रेखा को गांव के बाहर ले जाता है और सुनसान इलाके में एक बड़े से बरगद के पेड़ के पास बांध देता है और गांव वालों को बोलता है कि रात में देवी आकर न्याय करेंगी। अगर रेखा ने कुछ गलत नहीं किया है तो देवी उसे माफ करेंगी, वो अपने घर चली जाएगी। लेकिन अगर रेखा ने गलत किया है तो रेखा मारी जाएगी। लेकिन अगर गाँव का कोई भी आदमी रात में यहाँ आया और उसने कुछ देख लिया तो मारा जाएगा। इस तरह गाँव के लोग डर जाते हैं। अब हम देखते हैं रात में विकटी वहाँ
वहाँ आता है अपनी तंत्र पूजा के लिए और रेखा को बताता है कि आज पूर्णिमा की रात है और मुझे पता है इस रात में तुम्हारी शक्तियाँ कमजोर होती हैं और इसीलिए मैंने आज पूजा करने का निर्णय लिया है। मैं जानता हूँ कि तुम्हारे अंदर बहुत सारी शक्तियाँ हैं। अगर मैं तुम्हारी बलि अपनी देवी को चढ़ाऊंगा तो मैं एक महान तांत्रिक बन जाऊंगा। अब हम देखते हैं रेखा की शक्तियाँ कमजोर पड़ चुकी थी और इधर विगति अपनी तंत्र पूजा जारी रखता है, लेकिन तभी वहाँ तेजू आ जाता है। तेजू जानता था अगर रेखा को बचाना है तो रेखा की शक्तियाँ वापस आनी चाहिए, तो तेजू अपने दांतों को अपने जीभ में चुभो देता है और उससे निकले हुए खून को रेखा के मुंह पर थूकता है। जैसे ही खून की बूंदें रेखा के मुंह के अंदर जाती हैं, रेखा की शक्तियाँ वापस आ जाती हैं और हम देखते हैं रेखा अपनी ताकत से आसपास की आत्माओं को बुलाती है। क्योंकि विगति की तंत्र पूजा फिर से अधूरी रह गई थी तो आत्माएं विगति को जान से मार देती हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताएं आपको ये मूवी कैसी लगी और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें। अब मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।